आज़ाद कश्मीर में जैसा कि आपके इल्म में आ चुका होगा कि गुज़श्ता 2-3 दिन से एक एहतजाजी तहरीक शुरू की गई थी और 29 सितंबर को, और हर गुज़रते दिन के साथ उस तहरीक के अंदर शिद्दत आ रही है और हालात जो हैं वो बहुत संगीन होते जा रहे हैं। ये सूरत हाल कोई इतनी पेचीदा नहीं है, इतनी सादा नहीं है, और इसकी पेचीदगी में इजाफ़ा तो नहीं हो रहा, बल्कि ये है कि वक्त के साथ हर घंटे के बाद ये सूरत हाल ज़्यादा खुल के सामने आ रही है और इसके पस पर्दा जो अज़ाइम हैं, जो हाथ हैं, वो भी अब सामने आ रहे हैं। तो ये तहरीक जो है ये आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत में शुरू की गई, और इससे पहले कुछ हफ्ते पहले उसी एक्शन कमेटी की तरफ से एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया था, जारी किया गया था, जिसमें तकरीबन 38 मुतालबे मौजूद हैं। उन मुतालबों में बहुत सारे मुतालबात तो ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक़ जो है वो रोज़मर्रा के मसाइल या महंगाई या बेरोज़गारी या इन चीज़ों के साथ है। वो मुतालबा एक ही है कि इलाज फ्री किया जाए, एक मुतालबा ये है कि तालीम फ्री की जाए, एक मुतालबा ये है कि नॉन कस्टम गाड़ियों पर जुर्माने जो हैं वो इशू जो है उसको रिज़ॉल्व किया जाए, और बहुत सारे इस तरह के एयरपोर्ट बनाया जाए, अस्पताल बनाए जाएँ। लेकिन ये मुतालबात की जो गठड़ी पेश की गई है, इस गठड़ी के अंदर 2 मुतालबे ऐसे हैं कि जिन पर बात की जा सकती है, और वही मुतालबे जो हैं वो इस वक्त इस सूरत हाल की ख़राबी का बायस बन रहे हैं। एक मुतालबा तो ये है कि पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर के और जम्मू के मुहाजिरीन की जो सीटें हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली की 12 सीटें हैं, जिन पर इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर होता है, और पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद कश्मीरी मुहाजिरीन हैं जो असह दराज से यहाँ पर आबाद हैं, तो उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो वही कश्मीरी मुहाजिरीन हैं जो यहाँ पर सुकूनत पजीर हैं पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ से 12 नशस्तों का इंतखाब होता है, और वो 12 जो MLA हैं वो आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर बन जाते हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली के कुल 53 मेंबर हैं, और उनमें से 33 जनरल सीटें हैं जिनका इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के अंदर होता है, और उसमें 12 सीटें ये हैं जो पाकिस्तान के अंदर जिनका इलेक्शन होता है, और 5 सीटें ख़वातीन के लिए, और 1 सीट जो है वो मखसूस है उलमा और मशाइख के लिए। इस तरह ये 53 सीटें बनती हैं। तो वो जो मुतालबा है उसके अंदर 53 का तो जिक्र नहीं है, लेकिन वो जो 12 सीटें हैं उनके ख़ात्मे का मुतालबा है। और एक और मुतालबा वो जो बहुत ही ज़्यादा काबिल तवज्जो है और बहुत अफसोसनाक भी है, और एक नाकाबिल अमल बात है जिसको कबूल नहीं किया जा सकता, वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में तैनात है, वो उसकी वापसी का मुतालबा भी इसी चार्टर के अंदर मौजूद है। अब ये तो वो मुतालबात हैं जो एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर लिखे हुए हैं और जिनको चार्टर ऑफ डिमांड कहा गया है, और यही मुतालबात जो हैं वो पेश किए गए हैं। और कल परसों यहाँ से पाकिस्तान से एक मुज़ाकराती कमेटी जो थी, जिसमें वफाकी वज़ीर जो तारिक फ़ज़ल चौधरी और अमीर मुकाम जो थे वो वहाँ पर गए। उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात में बाकी जो बेसिक कम्युनिटीज़ और बुनियादी जो हकूक़ के हवाले से जो मुतालबात थे, उस पर तो इत्तफ़ाक़ किया गया, उनको तस्लीम भी कर लिया गया, कबूल भी कर लिया गया, मान लिया गया। लेकिन मुज़ाकरात में एक डेडलॉक पैदा हुआ, और वो डेडलॉक इन्हीं 2 बातों पर था, एक फ़ौज के मसले पर, और एक जो है वो 12 नशस्तें जो हैं आज़ाद कश्मीर की जो पाकिस्तान के अंदर जिनका इलेक्शन होता है, तो इस पर डेडलॉक की वजह से वो मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म हो गए थे कल। और आज अभी कुछ देर पहले वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की जो है उनकी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के
हिदायत के मुताबिक एक नई मुज़ाकराती टीम जो है वो वहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद में पहुँच चुकी है, और जिसमें कमरुज़्ज़मान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और तारिक फ़ज़ल चौधरी मुस्लिम लीग नून की तरफ से उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है। अब कल जब मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा हुआ तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो ज़्यादा बिगड़ गई, और कल और आज के दिन वहाँ पर पुलिस और मुज़ाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई, और उसमें इत्तलात ये हैं कि इस वक्त तक कोई एग्जैक्ट अदाद शुमार तो नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए से जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक यानी 10-12 लोग इन मुजाहिरों में अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिनमें कुछ 2-3 सिविलियंस भी हैं, और सिविलियन ज़्यादा हैं, 6 से ज़्यादा हैं, और 3 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं, और 8-10 सिविलियन जो हैं वो शहीद हुए हैं, और इसके अलावा बहुत सारे पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं, और उनमें ऐसे भी हैं कि जो शदीद ज़ख्मी हैं, जो क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। अब ये जो सूरत हाल बन गई है, अब एक तो वो मैं सिर्फ मुख्तसर बात करूँगा कि वो चार्टर ऑफ डिमांड जो है जो कागज़ पर लिखा हुआ है वही मुज़ाकराती टीम के सामने रखा जाता है, उसी पर बात होती है, उसी पर डिस्कशन होती है। लेकिन जब आप वहाँ से मीटिंग रूम से बाहर आते हैं और आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर आते हैं तो वहाँ एक और माहौल आपको नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन आज़ाद कश्मीर के सारे शहरों में लोग जो हैं उनको सड़कों पर लाया गया है, और वहाँ पर ज़ाहिर नाराबाजी होती है। मुजाहरे जब होते हैं तो उसमें नाराबाजी तो ज़ाहिर एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट होता है, लेकिन वो नारे जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक चार्टर ऑफ डिमांड के साथ बनता नहीं है। अब वो नारे ऐसे हैं कि जिनको दोहराना भी मुनासिब नहीं है। वो फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाते हैं। मसलन एक नारा वहाँ पर ये लगाया जा रहा है कि बाढ़ में जाए हिंदुस्तान, बाढ़ में जाए पाकिस्तान, एक तो नारा ये है। दूसरा, वो पाकिस्तान की आर्मी का जो वहाँ पर किरदार है वो उसको उससे इनकार किया जा रहा है, और आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो नाराबाजी होती है, और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। और उनकी जो वहाँ पर मुज़ाहिरीन की बॉडी लैंग्वेज और उनके जज्बात और उनकी गुफ्तगूएँ और उनकी तकरीरें और उनके नारे वो बिल्कुल उस चार्टर ऑफ डिमांड से कोई मुताबिकत नहीं रखते। ऐसा लगता है कि एजेंडा कुछ और है, और वो उस चार्टर ऑफ डिमांड की आड़ में उस एजेंडे की तकमील जो है उसके लिए लोगों को सड़कों पर लाया गया। अब सोचने की बात यह है कि अगर आप फ़ौज की वापसी का मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ से निकल जाए, तो ये मुतालबा जो है इसको अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत ही मासूमाना या जाहिलाना या एक सादा सा मुतालबा है कि जो वाकई लोगों के जज्बात की अक्कासी करता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक तो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पर जो तैनात है वो एक आइनी प्रोविज़न के मुताबिक वहाँ पर तैनात है, और पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है और आर्मी है वो उसका एक रोल जो है आइन के अंदर डिफ़ाइन किया गया है, और उसी के मुताबिक वो वहाँ पर अपनी जो है वो मौजूदगी जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर उसका जवाज़ मौजूद है। दूसरी बात यह है कि जब भी आज़ाद कश्मीर की जो दिफा है और उसकी जो सिक्योरिटी है वो फ़ौज के ज़िम्मे है। अब इतना बड़ा इलाका जो हज़ारों यानी 84,000 कहते हैं कि मुरब्बा मील के उस पर फैला हुआ है, इलाके पर बहुत बड़ा खिता है ये जनूबी एशिया का, और बिल्कुल हिंदुस्तान की सरहद के साथ ये बहुत बड़ा खिता है जनूबी एशिया का, और इसकी जियो स्ट्रेटजिक जो अहमियत है वो ये है कि ये बैक वक्त इंडिया और चाइना की साथ मुल्हिक हैं इसकी सरहदें, और वहाँ पर जब भी कोई ऐसा ख़तरा होता है आज़ाद कश्मीर को किसी बैरूनी जारियत का, तो वहाँ पर अगले मोर्चों में पाकिस्तान के फ़ौजी और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कश्मीर का दिफा करती है। बल्कि हमने अभी तक
3-4 जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान ने इंडिया के साथ, और उनमें जो बुनियादी मसला जो है वो वजह कश्मीरी है, और कश्मीर को इसीलिए पाकिस्तान की शरक भी कहा जाता है। तो लेकिन इस वक्त जो वहाँ पर हो रहा है, जो एक्शन कमेटी कर रही है, और जो लोगों के उन्होंने लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया वहाँ पर, वो जो आम लोग वहाँ पर निकले हुए हैं वो शायद इतनी सलाहियत नहीं रखते कि वो उन अज़ाइम को समझ सकें कि इस तहरीक के पीछे अज़ाइम क्या हैं, क्योंकि जो मुतालबात पेश किए जा रहे हैं और जिन मुतालबात पर डेडलॉक पैदा हुआ है वो ऐसे मुतालबात हैं कि जो किसी सूरत तस्लीम नहीं किए जा सकते। वो एक तरह से कश्मीर को उससे इनकार करने के मुतरादिफ हैं, कश्मीर की जो इस वक्त जो स्टेटस है, हैसियत है, उससे इनकार के मुतरादिफ हैं, और बैक वक्त वो पाकिस्तान का जो रोल है कश्मीर के लिए उससे भी इनकार के मुतरादिफ हैं। तो ये एक ऐसी डिमांड है कि जिसको कबूल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर सोचना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे कौन सा हाथ है। अब तो ये चीज़ खुलकर सामने आ रही है कि जिस तरह के नारे वहाँ पर लग रहे हैं, मुजाहिरीन नाराबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, और हत्ता कि वो अपनी ही जो आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है उसके जो अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ भी। अब वो वहाँ पर 2 अदद हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है, और उन पर उंगली उठाई जा रही है, उन पर आवाज़ उठाई जा रही है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। एक अदद है 53 का और एक अदद है 12 का। 53 का मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली के 53 अरकान हैं कुल, और उनमें से 12 वो हैं जो पाकिस्तान से इलेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो आज़ाद कश्मीर की जो एक जो रूह है या उसका जो दिल है उसका, वो असम्बली है आज़ाद कश्मीर की, उसका जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वहाँ पर, उसका जो न्यूक्लियस है वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली है। तो उसी असम्बली को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर सवाल उठाया जा रहा है, और साथ ही फ़ौज की वापसी, और फिर वो जो 12 सीटें हैं, और वो जो 53 हैं उनकी जो मुराहात हैं वो उन पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। और अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त कश्मीर के अंदर ऐसी कोई यानी मसाइल नहीं है, यानी महंगाई या और कोई बेरोज़गारी, यानी कश्मीर के बहुत से लोग जो हैं वो लाखों की तादाद में वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो रोज़गार अपना वो बरसरे रोज़गार हैं, अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं, अपना जो है वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर आप जाकर देख लें, वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ महकमे हैं, इदारे हैं, उनके अंदर कश्मीरी लोग मौजूद हैं। हत्ता कि हमारी पाकिस्तान आर्मी के अंदर बहुत बड़ी तादाद है कश्मीरियों की जो उसका हिस्सा है पाकिस्तान आर्मी का, और अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बिजली जो है, जहाँ तक तल्लुक़ है बिजली वहाँ पर 3-4 रुपये यूनिट बिजली का रेट है, और उसका अगर आप पाकिस्तान के साथ मुवाजना करें जहाँ पर 30-35 रुपये यूनिट है, तो सूरत हाल आपके सामने आ जाती है। तो ये मुतालबा जो है ये भी एक अपनी कोई अहमियत खो देता है। इसी तरह बाकी मुतालबात भी। अब जो मुज़ाकरात हुए तो उसमें जो डेडलॉक पैदा हुआ, तो मैं इस दिन सोच रहा था कि ये 38 पॉइंट जो रखे गए हैं, 38 मुतालबात जो चार्टर डिमांड के अंदर, और 2 पर कल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये कहा था कि अपनी स्टेटमेंट में कि 90% जो मुतालबात हैं वो मान लिए गए हैं, तस्लीम कर लिए गए हैं, और उन पर वो उनका कहना ये था कि हम उन पर काम करना चाहते हैं ताकि जल्द अज जल्द उन पर अमल दरामद किया जा सके। सिर्फ 10% बाकी थे, और वो 10% मुतालबात ऐसे हैं कि जो एक तो ये है कि फौरी तौर पर जिन पर बात नहीं हो सकती, उनमें भी एक जिस पर बात हो सकती है, वो ये कह रहे थे कि वो जो 12 सीटों का मसला है वो भी एक आइनी मसला है, और उसको भी आइन के अंदर तरमीम के ज़रिए उस मसले को हल किया जा सकता है। वो इंतज़ामी नोयत का मसला नहीं है कि जिसको किसी एग्जेक्टिव आर्डर के साथ ख़त्म कर दिया जाएगा उन 12 सीटों को। ये अलग बात है कि अगर आप उन 12 सीटों को ख़त्म करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी मुहाजिरीन रह रहे हैं जम्मू के और कश्मीर के, तो उनके साथ एक बहुत बड़ी अख्तलफी है, और कश्मीर काज के साथ भी एक बहुत बड़ी अख्तलफी है। लेकिन बहरहाल फिर भी अगर उस पर कोई उसके अंदर तरमीम की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आइनी तरीका अख्तियार करना पड़ेगा, जिस पर एक टाइम लगता है। बाकी जो बात है फ़ौज का किरदार वहाँ पर जो है जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं,
تو اس میں تو بہت سارے کشمیری خود بھی یہ کہہ رہے ہیں، کشمیر کے جو محب وطن لوگ ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور برملا وہ اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ یہ جو کشمیر کے اندر جو زندگی آپ کو نظر آتی ہے اور جو کشمیر کی جو ایک اس وقت ترقی کا عمل ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان کی وفاقی حکومت ہے جو ہر سال یعنی 250-300 ارب کا بجٹ جو ہے وہ مختص کرتی ہے کشمیر کے لیے، اور کشمیر سے پاکستان کو کوئی انکم نہیں ہوتی۔ پاکستان اپنے وسائل جو ہیں، اپنی جو صلاحیتیں ہیں، اپنے جو افرادی قوت ہے، وہ فوج کی شکل میں ہے یا وہ پولیس کی شکل میں یا وہ دیگر اداروں کی شکل میں، وہ کشمیریوں کے لیے انہوں نے وقف کی ہوئی ہے۔ اب میں کل وہ مذاکرات کی بارے میں جو خبریں تھیں وہ سن رہا تھا، تو مجھے ویسے ہی ایک شیخ مجیب کے 6 نکات یاد آ گئے کہ جن پر آخری وقت میں 1970 میں مذاکرات ہو رہے تھے، اور وہاں پر بھی ایک ڈیڈ لاک تھا، اور وہ ڈیڈ لاک جو تھا وہ پاکستان کی فیڈریشن کے حوالے سے جو اس میں نکات تھے ان پر ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا، اور اس وقت وہ نکات بھی ایسے تھے کہ جن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہاں پر بھی ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ایسا مطالبہ، ایک ایسی ڈیمانڈ رکھی جا رہی ہے کہ جس کو نہ صرف یہ کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے، بلکہ وہ ایکسیپٹ کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ آزاد کشمیر سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر، جو کشمیر کی سڑکوں پر اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، اس سے ایک بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ سارا وہی ایجنڈا ہے کہ جس ایجنڈے کے ساتھ بلوچستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں پر ٹیررزم کو سپانسر کیا گیا۔ بلوچستان میں تو ان کو ناکامی اس لیے ہوئی کہ وہاں پر بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ ان ٹیررسٹ کے ساتھ نہیں تھے، وہ مٹھی بھر کچھ تنظیمیں ہیں BLA وغیرہ، وہ وہاں پر اس طرح کی کاروائیاں کرتی ہیں، اور ان پر بھی بہت حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ تو اب انڈیا نے اپنی وہ جو مئی کی جنگ میں شکست ہوئی، اور اس شکست میں جو شرمندگی اٹھانی پڑی اسے، اور پھر ساتھ مستضاد اس پر یہ کہ اس جنگ کے بعد، اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی جو پوزیشن عالمی برادری کے اندر سفارتی سطح پر جو اس کی ایک پوزیشن بنی ہے، وہ ایک بڑی پاور، ساؤتھ ایشیا کی ایک پاور کے طور پر جس کو تسلیم کیا جانے لگا ہے، پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے، پاکستان کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ کوئی بھی فورم ہو، UNO کا ہو یا وہ شنگھائی کا ہو یا وہ OIC کا پلیٹ فارم ہو، جہاں بھی پاکستان اس وقت اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو وہاں پر پاکستان کی عزت بھی کی جا رہی ہے، اس کی بات بھی سنی جا رہی ہے، اور اس کو اہمیت بھی دی جا رہی ہے۔ تو یہ انڈیا سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، یہ ہضم نہیں ہو رہا، تو اس نے اب انڈیا نے یہ نیا اچھات کنڈا جو ہے وہ شروع کیا ہے آزاد کشمیر کے اندر، اپنے جو راہ کے جو عناصر ہیں ان کے ذریعے یہ وہاں پر ماحول خراب کرنے کی کوشش، اور پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کی ایک گھناؤنی سازش جو ہے اس کا آغاز کیا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ پہلگام میں اس نے خود ایک فالس فلیگ آپریشن کیا تھا، اور گو کہ اسے منہ کی کھانی پڑی، اس دفعہ بھی اسے منہ کی کھانی پڑے گی، لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کشمیری عوام جو ہیں، ظاہر ہے ان مظاہروں میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں وہ سارے ان سے آپ ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب اس ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ اصل میں کچھ وہ لوگ ہیں جو اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور انہوں نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے جو اس ایشو کو سمجھ نہیں پا رہے۔ سمجھ شاید انہیں اس وقت آئے گی کہ جب وہ بہت کچھ لوز کر چکے ہوں گے۔ تو پاکستان کے اندر اس وقت جو کشمیر کے اندر جو تحریک چل رہی ہے ایکشن کمیٹی کی، اس میں پاکستان کی حکومت بھی اور پاکستان کی جو سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جانے چاہیے۔ یہاں تک تو بات، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر کوئی جائز مطالبات ہیں، مہنگائی ہے، کوئی بے روزگاری ہے یا اس طرح کی چیزیں، وہ تو حل ہونے بھی چاہیے عوام کے مسائل۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو ایکشن کمیٹی ہے
ایکشن کمیٹی میں نہ آزاد کشمیر کی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں، یعنی اس میں نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ اس میں مسلم لیگ نون ہے، نہ اس میں مسلم کانفرنس ہے. صرف ایک جو سیاسی پارٹی ہے وہاں پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے. اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا شروع سے ایک ایجنڈا ہے آزاد خود مختار کشمیر کے لیے، اور وہ اس صورتحال کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. لیکن باقی جو گروپس ہیں جو اس ایکشن کمیٹی کے ساتھ شامل ہیں وہ غیر معروف سیاسی قوتیں جو آج سے 2-2.5-3 سال پہلے تک جن کا وجود نہیں تھا، وہ اچانک سامنے آئے اور انہوں نے یہ ایک کھیل جو ہے وہاں پر شروع کر دیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر بھی جو عناصر یا جو سیاسی قوتیں اس کشمیر کی اس تحریک کو ایک اس اینگل سے دیکھ رہی ہیں جس اینگل سے ایکشن کمیٹی اس کو دیکھ رہی ہے یا پیش کر رہی ہے، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے اور اس صورتحال کو سمجھنے کی اور اپنے ملک کی جو سالمیت ہے اور اپنے ملک کا جو وقار ہے وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ساری صورتحال کو سمجھ کے کوئی کسی قسم کی جو رائے ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے یا کوئی موقف ہے وہ سامنے آنا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے ایک جذباتی انداز میں ایک مواب کو دیکھ کر، نعرہ بازی کو دیکھ کر فوراً اس کے ساتھ ایفیلیٹ کر لینا اور اس کو ایک حقیقی تحریک سمجھ لینا یہ مناسب نہیں ہوگا. تو دیکھتے ہیں آج ابھی کچھ دیر پہلے وہاں پر پاکستان کی جو مذاکراتی ٹیم ہے وفاقی حکومت کی طرف سے وہ وہاں پر پہنچ چکی ہے اور اس وقت جو ہے مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہوگا. امید ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. لیکن میری پھر یہ ایک اپنی رائے میں یہی ظاہر کروں گا کہ اس سارے معاملے کو، اس کی نزاکت جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو سازش ہو رہی ہے کشمیر کے اندر اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی، اور ظاہر ہے جب کشمیر کے اندر صورتحال جو ہے وہ عدم استحکام پیدا ہوگا، افراتفری پیدا ہوگی، بدامنی پیدا ہوگی، تو اس کا اثر براہ راست پاکستان پہ ہوگا. اصل نشانہ جو ہے وہ پاکستان ہی ہے، اور اس دفعہ انڈیا جو ہے وہ راہ کے ذریعے وہ کشمیر کے راستے سے ایک جو مسئلہ ہے وہ کھڑا کر رہا ہے. امید ہے ہماری جو ذمہ دار ادارے ہیں اور وفاقی حکومت ہے اور تمام سیاسی قوتیں جو ہیں پاکستان کی اور کشمیر کی جو وطن لوگ جو ہیں وہ مل جل کر اس مسئلے کو حل کر لیں گے. وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. پھر نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ میں دوبارہ کچھ وقت کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. شکریہ.